नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और बुलेटिन में अब सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक 60.52% मतदान हुआ। राज्य की सभी 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कुछ विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे मतदान समाप्त हो गया। इसमें बालाघाट जिले की बैहर, लांची और परसवाड़ा विधानसभा सीट और मंडला और डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्र शामिल हैं। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, तिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्रों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मुरैना में महिलाओं मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। बनाया गया है और इस पर लिखा है, कहती है चंबल की धारा 100% हो मतदान। हमारा महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता है वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति दे रही है ताकि जो सरकार चुनी जाए महिलाओं की या ये कह सकते हैं कि समाज के लिए कार्य करे। लेडीज जल्दी यही सोचती है कि जल्दी से अपना घर का काम फिनिश करके, यही काम होता है जो मेन आज के दिन जो लेडीज है जो करने जाती हैं, मेन यही होता है। और देखिए, देश के विकास के लिए तो ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाएं क्या सोच रही हैं, मतलब कैसा मध्य प्रदेश देखना चाहती है महिलाएं? साफ, सुंदर, स्वच्छ। हाँ, ये तो अच्छा और सुंदर बनाए रखें और जो अपने स्कूल्स वगैरह हैं, विद्यालय वगैरह सभी, उनमें काफ़ी अच्छा हो। ये आपने देखा कि आधी आबादी ये अपनी बात बता रही थी और चाह रही थी कि किस तरह का मध्य प्रदेश ये देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से हो और ख़ास तौर से महिलाओं को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वायदा नहीं करेगी, उस वायदे पर खरा उतरेगी, ऐसी ही पॉलिटिकल पार्टी को ये महिलाएं अपना वोट करेंगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मुरैना। तो मतदान लगातार जारी है और महिलाएं बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो, और मध्य प्रदेश की ही मतदान की स्थिति पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हैं इंदौर से और हमारे साथ आशीष जुड़े हैं जबलपुर से। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 3 बजे तक की जो खबर है उसमें 60% से ज़्यादा का मतदान है। किस तरह से मतदान के इस आंकड़े को आप देखते हैं? लास्ट टाइम का जो आंकड़ा था वो 73 के आसपास था और ये जो आंकड़ा है तकरीबन 75 के आसपास था और ये आंकड़ा जो है अभी अभी 3 बजे तक का आंकड़ा है। आप देखिए जिस प्रकार से जो कतार मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो इंदौर में जिस प्रकार से मतदान चल रहा है अभी भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो लगता है कि ये जो क्रॉस करेगा अपने पिछले आंकड़े को। और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने को भी मिल रही हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट, अब ये चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट को बनाया है यहाँ पर ताकि जो भी लोग आएँ बाहर से, जो कम से कम वोटर्स, उनको ये वेलकम कर सकें और इसी प्रकार की तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई थी। तो ये एक मान के चल सकते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर वोटर्स को यहाँ तक पहुँचाने की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। और अभी 3 बजे का आंकड़ा है। आप सोचिए रमा कि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं और महिलाएँ सबसे ज़्यादा वोटिंग करने के लिए आ रही हैं और नए फर्स्ट वोटर टाइम के जो वोटर्स हैं वो भी लगातार वोट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये आंकड़ा क्रॉस हो सकता है। बिल्कुल, आशीष के पास जाना चाहेंगे। आशीष जबलपुर में मौजूद है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से मतदाताओं का उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है?
देखिए रमा, जबलपुर जिले में 8 विधानसभा है और इन 8 विधानसभा में 3 बजे तक 58.09% मतदान हो चुका था। अब से कुछ ही देर बाद, तकरीबन आधा घंटे बाद 5 बजे तक का लेटेस्ट आंकड़ा सामने आएगा जो चुनाव आयोग प्रोवाइड कराएगा। 3 बजे तक 58.09% मतदान हुआ है, जिसमें यदि बात करें बरगी में 61%, कैंट विधानसभा में 50%, जबलपुर पश्चिम में 53%, पूर्व में 50% के आसपास, जबलपुर उत्तर मध्य में 54.77, पनागर में 63, जबलपुर पाटन में 64 और जबलपुर सिहोरा में 64% मतदान 3 बजे तक हुआ है। इसके अलावा जबलपुर शहर की बात करें तो 1 से 2 स्थानों पर कुछ छुटपुट घटनाएं कार्यकर्ता मतदाताओं को लाने में जो कोशिश कर रहे थे, इस बीच में पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी कांग्रेस की शिकायत की है। चूंकि चुनाव है, मतदान के समय कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मतदान से 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं और सभी का राजनीतिक दल के नुमाइंदे जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने के पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर जो 8 विधानसभा है जबलपुर में, खासतौर पर यहाँ नव मतदाता में खासा उत्साह देखने को मिला है। लगातार सुबह 7 बजे से 9 मतदाता आते गए और उन 9 मतदाताओं ने वोटिंग की है। अब जो महिलाओं की संख्या में शाम के समय है, एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। हम इस समय जबलपुर पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार महिला वोटर्स के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद भी कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर इक्का दुक्का ऐसे मतदान केंद्र नजर आए जहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम मतदान केंद्र के बाहर 100 मीटर के बाहर देखने को मिला। रमा जी, आशीष और चंद्रशेखर, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 55.31% वोटिंग हो चुकी है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा ओढ़, बड़े गोबरा, भंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कच्छार और कोदोमाली पर दोपहर 3 बजे मतदान का काम पूरा हो गया। राज्य में इस दूसरे एवं अंतिम चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान और लगातार मतदान जो है वो जारी है और मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, विशेष इंतज़ाम भी किए हैं और मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण की बात करें तो इस चरण में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है। मतदाता आ रहे हैं लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए पाटन से हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और किन मायनों में ये दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। अश्विनी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
अश्विनी, किस तरह से आप देख रहे हैं मतदाताओं का उत्साह? दूसरे चरण के चुनाव में बेहद अहम दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी है। शुरू हुआ, लगातार लोगों का मतदान केंद्रों पर आने का सिलसिला टूटा ही नहीं। खुद तस्वीरें बयां करेंगे। इस समय आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का, महिलाओं की सबसे बड़ी तादाद रही पहली बार। जी अश्विनी, बताएं। डिले जी, लंबी कतारें अश्विनी के पीछे दिखाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है मतदाताओं का तांता लगा हुआ है। महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं और युवा भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बयां करती है, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर है, बड़ी तादाद में सुबह से ही कतारों में इनके आने का सिलसिला लगातार बना रहा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी पहली बार ऐसा है कि जब तो बड़ा उत्साह जो है मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी द्वारा पहले घोषित 6 वादों पर खासा जोर दिया गया है। पार्टी का घोषणा पत्र अभय हस्तम जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना के लोगों का मूड ऐसा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता में लाना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज सबसे पहले पिनापाका में चुनावी जनसभा की। राहुल ने जनता से पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। पिनापाका के बाद राहुल गांधी नरसमपेट जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे वारंगल में पदयात्रा भी करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे संवाददाता लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। धीरज हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अब इस वक्त भी किस तरह से मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है? कितना प्रतिशत मतदान का बढ़ा है और किस तरह के मुद्दे हैं जो लेकर लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर? महिलाएं काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो शाम के करीब 5 बजे का वक्त है और करीब 5 बजे भी महिलाओं की कतार देख सकते हैं। और रमा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये शक्तिनगर की महिलाओं की शक्ति है। शक्तिनगर एक जगह है यहाँ पर और वहाँ की ये महिलाएं हैं और आधी आबादी के जो हौसले को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंक्तिबद्ध, शाम के 5 बजे भी पंक्तिबद्ध हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये महिलाएं यहाँ से अपना मतदान देकर जाती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 7 तो ज़रूर बचेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मुद्दे की बात हम एक ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित भी हमारे साथ हैं, तो थोड़ा सा अंकित से भी इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करते हैं कि अंकित, जो ये जो महिलाओं की कतार है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बिल्कुल धीरज जी, जिस तरह से आज देख सकते हैं शाम के 5 बजे भी ये जो भीड़ दिख रही है महिलाओं की, इसके पीछे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि इस बार जो पहल निर्वाचन आयोग ने की है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जो पूरे महिलाएं हैं उनको इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ की तो लिंगानुपात जो है छत्तीसगढ़ का, वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अधिक है। तो ऐसे में हर बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ये जो इलाके की बात करें, जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं, उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख
सकते हैं जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं और छोटे से लेकर बड़े काम तक जो है पूरा काम ये महिलाएं ही संभाल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी तादाद में दिख रही हैं। वोटरों की संख्या भी महिलाओं की आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर शाम तक इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और जहां तक आपने बात मुद्दों की तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे और ख़ास करके आधी आबादी की अगर हम बात कर लें तो आधी आबादी से जुड़ी जो मुद्दे रहे और उसमें जो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र रहे, दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की और कहा कि हर विवाहित महिलाओं को हम 12,000 रुपया देंगे। इसी तरीके की एक घोषणा कांग्रेस की तरफ से भी की गई। इसके अलावा जो तेंदुपत्ता से जुड़ी हुई आदिवासी महिलाएं थी उसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदे किए। इसके अलावा जो बालिका जो जन्म होगा, जो बीपीएल परिवार में जिस बालिका का जन्म होगा उस बालिका के लिए 1.5 लाख रुपए की घोषणाएं हुई। तो आधी आबादी के लिए भी इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें रही। इसके अलावा जो कई स्कैम जो है ये चुनावी मुद्दों में रहा, जैसे कोयला घोटाला। देखिए महादेव ऐप की चर्चा पूरे देश में हुई ना, छत्तीसगढ़ का ये महादेव ऐप और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। इसके अलावा जो सबसे अहम बातें रही वो ये रही कि 18 लाख वो परिवार जिनको मकान नहीं मिला। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवारों को 18 लाख मकान मिलने थे, लेकिन राज्य ने अपना हिस्सा नहीं दिया। राज्य में अपना हिस्सा नहीं देने की वजह से केंद्र सरकार का 12,000 करोड़ रुपया वापस सेंटर चला गया और जो गरीब जो लोग थे, गरीब जो बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं धीरज, जिनके लिए आशियाना एक सपना होता है वो छूट गया। बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर लोग मतदान केंद्रों में आ रहे हैं। अच्छी बात है, महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। डी न्यूज़ के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धीरज, आप नज़र बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ समिट की आवाज हमारे साझा हितों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है। The voice of the global south summit can be greatly impactful by amplifying our individual voices and project our shared interests for the emerging world order. We also need to work towards self-reliance to mitigate our vulnerabilities vis-à-vis economic concentrations. The COVID era is a stark reminder of the perils of dependence for basic necessities on faraway geographies. We need to not only democratize and diversify production, but build resilient and reliable supply chains and promote local solutions. Only then can the Global South secure its future. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज IOFS के अधिकारियों और IDAS के परिवीक्षाधीनों ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अधिकारियों के विचार और निर्णय देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा, भारत एक समावेशी और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा पर निकल पड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि IOFS अधिकारी रक्षा प्रणालियों में स्वदेशीकरण के प्रेरक और सूत्रधार होंगे। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर में IEEC वैन में सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य है इन कल्याणकारी योजनाओं के संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भी कारगिल जिले के घर भटमिज और चौस्कर ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आयोजित किए गए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा लद्दाख के जांस्कर और लुंगनाक ब्लॉक पहुंची। यात्रा जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत 2024 में न केवल चीन बल्कि अगले साल कई अन्य उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि आम चुनावों के बीच 2024 की शुरुआत में भारतीय इक्विटी के लिए उच्च अस्थिरता हो सकती है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए अपना सकारात्मक रुख बरकरार रखा है और अगले वर्ष में न केवल चीन बल्कि कई अन्य उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी की गई है। ईटी यूनिकॉर्न समिट 2023 में भारत के लिए $2.1 ट्रिलियन फिनटेक अवसर का द्वार खोलना विषय पर पैनल चर्चा के दौरान वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि घरेलू खपत के कारण वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 6.7% रहने की उम्मीद है। साथ ही चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि लगभग 6% रहने की उम्मीद है, जो 2022-23 में दर्ज 7.2% से कम है। वहीं मुद्रास्फीति कम हो रही है। हमें उम्मीद नहीं है कि RBI ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी करेगा। इसके साथ ही बताया गया कि RBI दरों में कटौती के लिए 2024 की शुरुआत तक इंतजार कर सकता है, जब तक कि मुद्रास्फीति की उम्मीदें पूरी तरह से स्थिर ना हो जाएं। देश के कई राज्यों में छठ पूजा की धूम है। इसी के साथ ही काशी में भी छठ की पूजा की शुरुआत हो गई है। काशी के बाजारों में फल फूल के साथ सूप और दौरा की खरीदारी भी हो रही है और घाटों पर भी लोगों ने बेदी बनाने का काम शुरू कर दिया है। देखिए काशी से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है और आज से लोग जो विधा है, महिलाएं जो व्रत रखती हैं, आज वो लौकी और उसकी सब्जी खा के आज से शुरुआत करेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ देने का, उसके पहले पूजा करने की जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, उसके लिए लोगों ने बेदी बनाना शुरू कर दिया है। चूँकि बहुत भीड़ होती है इन घाटों पर, तो जिन लोगों ने भी बेदी बनाया है उसके साथ अपना नाम भी लिख दिया है कि एक पहचान होगी कि ये उनकी बेदी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में, भले ये घाट पक्का बना हुआ है, लेकिन जो ये बेदी है ये मिट्टी के बनाई जाती है और शुद्ध मिट्टी लोग लाके खेतों से, अपने गांवों से ले आके इसका प्रयोग करते हैं बेदी बनाने में। और इसी बेदी पर फिर छठ के जो शाम को जब सूर्य भगवान की नदी के किनारे, तालाब के किनारे लोग जब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर फल फूल रखकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो तैयारी छठ की यहाँ के घाटों पर शुरू हो गई है। बेदी बनाने का कार्य भी लोगों ने कर लिया है। अब घरों में विधि पूर्वक जो व्रत का अनुष्ठान होता है वो महिलाएं कर रही हैं और इस वेदी का प्रयोग फिर जब भगवान सूर्य को अर्घ देना होगा, उनका नदी के किनारे, तालाब के किनारे जो पूजन अर्चन होगा, उसमें इसका प्रयोग होगा। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।